हाय स्टूडेंट्स, केडी न्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में 9th क्लास का फर्स्ट यूनिट का लेक्चर लेकर फर्स्ट आया हूँ। तो ज़रा ध्यान देंगे भाई, आप लोग की 9th क्लास है तो बेटे ज़रा थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 8वीं क्लास से जब बच्चा 9th क्लास में जाता है तो उसके लिए थोड़ा सा प्रेशर बन जाता है कि सिलेबस थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, जब वो 8th क्लास में पढ़ता है तो उसको पढ़ने के लिए बुक्स थोड़ा अलग टाइप की होती हैं। उसे ये भी पता नहीं होता कि साइंस होता क्या है। ठीक है बेटे, ये साइंस में क्या टॉपिक आता है हमारा। ठीक है, बस उसे पता होता है कि हमारे पास बस एक साइंस की बुक है, ना उसे पता होता है साइंस के पार्ट क्या होते हैं, साइंस में क्या रूप आता है। तो मैं आपको बता दूं, साइंस की परिभाषा वैसे आप पढ़ते रहे हैं। साइंस होता क्या है? किसी विषय या वस्तु का सुसंगठित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है बेटे, सभी लोग डेफिनेशन नोट कर लेंगे अगर आपको याद नहीं है। अगर याद है तो कोई बात नहीं है। ठीक है बेटे, तो मेरा जो टॉपिक होगा वो साइंस होगा। और साइंस में जो मैं अगर बात करूँ आपसे, तो साइंस में मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई, हिंदी में विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की परिभाषा किसी वस्तु या पदार्थ के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है बेटे, विज्ञान के जो भाग होते हैं, आप लगा के अब से 11th क्लास तक ये बात बार बार समझते रहेंगे। विज्ञान के जो भाग होते हैं भैया, वो कई भाग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 भाग माने जाते हैं। नंबर 1 भौतिक विज्ञान, नंबर 2 रसायन विज्ञान और नंबर 3 हमारा जीव विज्ञान। ठीक है बेटे, तो उसके अलावा भी और भाग आते हैं। मैं जो बात करूं, जैसे कि हमारा कृषि विज्ञान है, गृह विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, भूगोल विज्ञान है, तो बेटे कंप्यूटर विज्ञान है। जिनके पीछे शब्द विज्ञान आता है तो अक्सर वो विज्ञान की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि विज्ञान हम पढ़ते हैं तो और कोई नहीं पढ़ता है। तो बेटे जिनके पीछे भी विज्ञान आता है वो सब विज्ञान के भाग ही होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हमारे लिए 3 ही भाग हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। वही हमारी क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है भैया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मेरा टॉपिक होगा केमिस्ट्री। क्या होगा बेटे? केमिस्ट्री। मैंने ज़्यादा देर ना लेते हुए सब बात को आपको डिफाइन करना है। केमिस्ट्री होता क्या है? किसी भी सब्जेक्ट के बारे जानने से पहले उसकी हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तब हम उसके बारे में अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है बेटे, तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो मेरा केमिस्ट्री है। मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो केमिस्ट्री से लेकर आया हूँ। ठीक है, जिसे रसायन विज्ञान हम बोलते हैं हिंदी में। तो रसायन विज्ञान में होता क्या है बेटे? रसायन विज्ञान में पदार्थों का क्या होता है? अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? पदार्थों का अध्ययन करते हैं, या हम कह सकते हैं पदार्थों के संगठन का अध्ययन करते हैं। और अध्ययन करने के बाद हम उसके बारे में जो पता लगाते हैं वही मेरा रसायन विज्ञान होता है। तो पदार्थों के संगठन का जो अध्ययन होता है वही मेरा रसायन विज्ञान कहलाता है। अगर किसी को परिभाषा बेटे पता नहीं है तो वो नोट कर लेगा कि रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। ठीक है बेटे, तो रसायन विज्ञान की परिभाषा मैंने अभी बता दी। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के रासायनिक या भौतिक संगठन का अध्ययन करते हैं। ठीक है बेटे, फिर से एक बार समझ लेंगे। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के रासायनिक संगठन का अध्ययन करते हैं। अगर भौतिक लगाना चाहो तो भौतिक भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं है। अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है बेटे, तो रसायन विज्ञान की परिभाषा बताते हुए मुझे ध्यान देना है। क्या तुम्हारे सामने एक शब्द आया बेटे, पदार्थ, और उस पदार्थ को लेकर ही आपकी फर्स्ट यूनिट का पहला पूरा चैप्टर बन गया है, जिसकी बात मैं करना चाहता हूँ। पदार्थ होता क्या है? पदार्थ को द्रव्य भी कह देते हैं, सब्सटेंस भी बोल देते हैं बेटे, मैटर भी बोल देते हैं। इसके कई नाम होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पदार्थ याद है और द्रव्य नहीं है तो आपने पदार्थ लिख दिया, गलत हो जाएगा। नहीं बेटे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि हमारा जो टॉपिक है वही हमारा क्या है? पदार्थ। और हमारी यूनिट का नाम जो है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, पहले मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, नोट्स बन जाएगा, नोट्स से मत घबराना, मैं सब चीज़ की तैयारी लेकर चला हूँ। तो पहली बात तो ये आती है कि हमारे पास
जो पदार्थ होता है उस पदार्थ के अंदर हम कैसे पता चलाएं, कैसे हमें पता चले ये पदार्थ है, ये मेरा मैटर है। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि मैं बात करूं हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है मेरे बेटे, यूनिवर्सल जिसको इंग्लिश में मैं बोलता हूं, पूरा ब्रह्मांड या यूनिवर्सल जो होता है ये दो अवयवों से मिलकर बना होता है। और वो दो अवयव बेटे कौन से होते हैं? द्रव्य और ऊर्जा। पहला द्रव्य, दूसरा ऊर्जा। ठीक है भैया, मैटर या एनर्जी मैं बोल सकता हूँ इंग्लिश में। तो मेरा द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर क्या बनता है बेटे? पूरा यूनिवर्सल बनता है, पूरा ब्रह्मांड बनता है। और इस ब्रह्मांड के अंदर आप लोग जितनी भी चीज़ें देखते हैं बेटे वो सब क्या है? हमारी दो ही चीज़ हो सकती है, या तो मैटर हो सकता है या बेटे क्या हो सकता है? ऊर्जा हो सकता है। बात समझ में आती है? अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले किसकी भैया? द्रव्य की। द्रव्य की पहचान क्या है? हमारे आसपास हमारे चारों तरफ बहुत सारे द्रव्य हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं कुर्सी है, मेज है, चौक है, आप जो इस्तेमाल करते हैं पढ़ने के लिए, किताब, पेंसिल, ठीक है, पेन, ये सब क्या है? ये सब मैटर ही तो हैं। जल जो आप पीते हैं, नमक, ठीक है, क्या है? मैटर है। तो बेटे आप लोग दैनिक जीवन में द्रव्य से तो जुड़े हैं। हम द्रव्य से हर रोज कुछ ना कुछ, किसी न किसी रूप में द्रव्य का उपयोग करते रहते हैं। तो द्रव्य का मतलब मैंने आपको बताया, द्रव्य कैसा होता है देखने में आपको पता चल जाता है। बट याद रखना, द्रव्य की पहचान हम लोग छूकर कर सकते हैं, ठीक है ना। और जिसको छूकर पहचान ना कर सकें वही क्या है मेरा भैया? क्या है? ऊर्जा है। मैटर तो वही होता है जिसे छूकर पहचान कर लें, लेकिन जिसका आभास हमें छूकर ना हो, जिसको छुएं पर पता ही नहीं चले कैसा है वो, उसकी कोई हमें संरचना पता नहीं चलती छूने के बाद, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ मेरे क्या कहलाते हैं भैया? जिनको छूने के बाद पता ना चले उनको मैं क्या बोलूँगा? सॉरी, ऊर्जा बोलूँगा। क्या बोलूँगा बेटे? ऊर्जा बोलूँगा। पदार्थ तो हमारा वो है जिसे छू कर पता चल जाता है। चलो ठीक है, ये बात तो हमारी क्लियर होती है। तो मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि जो पदार्थ होता है उसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, उसकी डेफिनेशन कैसे देंगे। पदार्थ जो स्थान घेरता है जिसमें अपना द्रव्यमान होता है। कुछ लोग भार भी बोल देते हैं, कोई बात नहीं है, द्रव्यमान या भार। लेकिन भार जो होता है ना बेटे, ये भार अगर मैं बात करूँ, भार में थोड़ी त्रुटि होती है। इसके बारे में तुम आगे जानोगे कि भार क्या होता है। द्रव्यमान में सच्चाई होती है, ठीक है, और ये प्योर होता है, इसमें क्वालिटी होती है प्योरिटी की, ठीक है। तो चलो ये आगे जानोगे, अभी तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ कि हमारे पास जो टॉपिक आता है द्रव्यमान, इस द्रव्यमान को कहते क्या है? ये द्रव्यमान की पता कैसे चले हम? तो किसी भी वस्तु में जो द्रव्य का संपूर्ण परिमाण होता है, संपूर्ण परिमाण, ठीक है, वही क्या कहलाता है मेरा भैया? द्रव्यमान कहलाता है। दूसरी बात मैं सब बात करूंगा, यहाँ पर एक शब्द आएगा मेरा, आयतन। क्या आएगा बेटे? आयतन। आयतन क्या होता है? आयतन भी ध्यान रखेंगे। आयतन का मतलब है किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान। लाइक दिस, आपने बाल्टी में दूध करके रख दिया है ना, तो जैसे ही आप बाल्टी में दूध करके रखते हो तो देखते हो दूध ने कितनी वॉल्यूम घेरा है। तो किसी वस्तु के द्वारा या द्रव्य के द्वारा घेरा गया स्थान ही बेटे क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटे? आयतन कहलाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटे द्रव्यमान की जगह में भार क्या होता है? भार जो होता है, भार किसी भी द्रव्य की जो मात्रा होती है वो किस पर डिपेंड करती है? गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करती है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? उसका भार कहलाता है। जो किस पर डिपेंड करता है? गुरुत्वाकर्षण बल पर डिपेंड करता है, ठीक है बेटे। क्योंकि ध्यान रखना, द्रव्यमान जो आपसे मैं कह रहा था अभी, सच्चाई वाली बात, कि द्रव्यमान स्थिर होता है, लेकिन क्योंकि ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है द्रव्यमान पर लागू नहीं होता। और अगर आप लोग भार की बात करें, भार गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। क्यों? कि अगर आप ग्रेविटी फोर्स से बाहर चले जाएंगे, पृथ्वी से बाहर चले जाएंगे, अगर चंद्रमा की तरफ आप जाते हैं तो चंद्रमा पर जाने पर ग्रेविटी फोर्स कार्य नहीं करेगा। अगर ग्रेविटी फोर्स बेटे कार्य नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर भार में क्या होगा? परिवर्तन होगा, या तो कमी या फिर वृद्धि। मेरे हिसाब से तो कमी होती है, कमी बताते हैं, लेकिन जब कभी कोई जाए तो जाने। तो चंद्रमा पर जाने पर ग्रेविटी फोर्स न होने के कारण भार में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। बट द्रव्यमान यहाँ भी इतना ही था और वहाँ भी उतना ही होगा। बात समझे? तो इसी प्रकार से मैंने आपको बताया। तो द्रव्यमान
के साथ मैंने आयतन आपको बताया। तो बेटे आयतन को किस में मापते हैं, द्रव्यमान को तो आप जानते हैं किस में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं, ठीक है। तो ग्राम में भी माप लेते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे मात्रक हैं जिसमें हम माप लेते हैं। ऐसे ही हम आयतन को किस में मापते हैं, या तो लीटर में मापते हैं या फिर घन मीटर में मापते हैं। तो बेटे एक बात भी ध्यान रखना, घन मीटर और लीटर में संबंध होता है। एक घन मीटर बराबर जो होता है किसके होता है, 1000 लीटर के होता है। ध्यान रखने वाली बात है आपको, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि जो हमारा द्रव्य है, प्राचीन काल में जो द्रव्य का वर्गीकरण किया गया था, उसी के आधार पर द्रव्य को 5 प्रकार का माना गया था। आपने पढ़ा है पंच तत्व। क्या पढ़ा है भैया, पंच तत्व। पंच तत्व का मतलब क्या होता है, 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना होता है, ये आपने सबने सुना होगा। वही पहले प्राचीन वर्गीकरण माना था किसने, वैज्ञानिकों ने। और उनके 5 टाइप कौन कौन से थे द्रव्य के, वही अग्नि, ठीक है, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु और जल, ठीक है। लेकिन जो अब वर्गीकरण किया गया, आधुनिक वर्गीकरण जो किया गया, आधुनिक वर्गीकरण 2 टाइप का था, एक भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण, जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे। चलो पहले मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा टॉपिक जो आपका है, यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन किया है। तो चलिए हमारी यूनिट फर्स्ट होगी, जिसमें हमारे आसपास का क्या होंगे, पदार्थ होंगे। और हमारे आसपास के पदार्थ के अंदर पहला ही टॉपिक मैंने तुम्हें क्या बताया था, सबसे पहले हमारा यूनिवर्सल ब्रह्मांड जो होता है बेटे, पूरा यूनिवर्सल या ब्रह्मांड जो होता है द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना होता है। तो डेफिनेशन देखते हैं। द्रव्य, द्रव्य की जो परिभाषा होती है बेटे, जो स्थान घेरता है जिसमें अपना द्रव्यमान होता है, द्रव्य कहलाता है। जैसे नमक, मेज, कलम, बोर्ड, कुर्सी, इटीसी मतलब आदि, बहुत सारे, पेंसिल, किताब, ये सब द्रव्य हैं। दूसरा मेरा टर्म्स आता है ऊर्जा। ऊर्जा जिसका हम अनुभव हाथ से छूकर नहीं कर सकते, ऊर्जा कहलाती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप जानते हैं ऊर्जा का क्या है भैया, ध्वनि। आपके आसपास से ध्वनि गुजर जाती है लेकिन आपको पता ही नहीं चलता। क्या कभी टच करने पे पता चला है तीखी है या मिर्ची है या नमकीन है, कुछ पता नहीं चलता है, भारी है, हल्की है, कैसी है। तो ध्वनि क्या होती है भैया, हमें बिना टच करने के बाद अगर हम टच करके देखें तो हमें कोई अनुभव नहीं होता है उसका, तो वही तो क्या है, मेरी ऊर्जा है या फिर प्रकाश है, ठीक है। क्या है भैया, ऊर्जा है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। मेरा द्रव्यमान आता है। तो मैंने भी डेफिनेशन में बताया था, वस्तु में विद्यमान द्रव्य का संपूर्ण परिमाण वस्तु का क्या कहलाता है बेटे, द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है बेटे, द्रव्यमान कहलाता है। उसके बाद अगर मैं भार की बात करूं तो द्रव्य पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करने वाला द्रव्य क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा। या मैं कह सकता हूं कि मेरा भार द्रव्य पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। तो हमेशा याद रखेंगे, भार चेंज हो सकता है बेटे, बट द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद मेरा नया टॉपिक आता है अगला, आयतन। तो मैंने भी डेफिनेशन बताई थी, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है। और आयतन का मात्रक क्या हो सकता है, या तो घन मीटर हो सकता है, मीटर की क्यूब, मीटर के ऊपर जो 3 घात मैंने लगाया है बेटे, इसे घन मीटर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। या मैंने जो एल दिखाया है, एल संकेत मेरा लीटर का है। धीरे धीरे सीखना, आपको शॉर्ट संकेत सीखने होंगे जब आप जानेंगे। तो याद रखना हमेशा, या तो हम आयतन को घन मीटर में मापते हैं या फिर लीटर में मापते हैं, और 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर के होता है, ठीक है बेटे। चलिए उसके बाद मैं चलता हूं आगे। तो प्राचीन काल में द्रव्य का जो वर्गीकरण किया गया वो मेरे 5 टाइप थी, 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पर लिखी हैं, ठीक है बेटे। वायु, आकाश, जल, अग्नि, पृथ्वी, ठीक है। तो कुल मिला के बात यही आ जाती है, ये मेरे 5 टाइप का वर्गीकरण जिसको प्राचीन काल में किया गया था बेटे। आधुनिक वर्गीकरण जो है मैं उस पर अभी चर्चा करूँगा, ठीक है। तो आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर जो द्रव्य को बांटा गया था वो 2 भागों में बांटा गया था, एक भौतिक वर्गीकरण, एक दूसरा था मेरा रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है बेटे। तो उस वर्गीकरण के साथ साथ पहले मुझे थोड़ा टर्म्स और भी जानना है कि द्रव्य के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानना है, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। तो चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी इसका, ठीक है बेटा। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, तो मैं आपको बता देता हूँ पहले पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है। पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं और वो कण इतने छोटे होते हैं बेटे
कि वो कण इतने छोटे होते हैं जिन्हें मैं नग्न आँखों से नहीं देख सकता। नग्न मतलब नंगी आँखों से नहीं देख सकता। आप खूब कोशिश कर लेना। तो पदार्थ के जो कण होते हैं बेटे, आगे चल के आप पढ़ोगे इनके कणों का आकार कितना होता है लगभग, मैं बताने को यहीं भी बता सकता हूँ पर लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। तो इनके कण के आकार बहुत छोटे होते हैं, इन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। चलो इसको देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ एग्जाम्पल समझाने पड़ेंगे। चलिए, मेरा टर्म्स है पदार्थ का भौतिक स्वरूप, और मैंने यहाँ पर डिफाइन भी किया है पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, इन्हें नग्न आँखों से देखा नहीं जा सकता। ठीक है, इनके कण बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। मान लो मैंने एक पात्र ले लिया है। ठीक है बेटा, क्या ले लिया है? पात्र ले लिया है, और इस पात्र के अंदर मैंने KMnO4 पहले लिया है, मैंने यहाँ पर 100 ml वाटर, क्या लिया है बेटे? 100 ml जल लिया है, और जल लेने के बाद मैं इसमें KMnO4 की थोड़ी सी मात्रा मिलाता हूँ। ठीक है, KMnO4 आप एक्टिविटी पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। KMnO4 होता क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट होता है बेटे। ये लैब में जब आप देखोगे जाकर तो ये आपको क्रिस्टल के रूप में देखने के लिए मिलेगा। और जब मैं इसको इसके अंदर घोलता हूँ, किसके अंदर घोलता हूँ भैया? पानी के अंदर घोलता हूँ, तो मेरा समस्त विलयन कैसा हो जाता है? कुछ बैंगनी रंग का हो जाता है। ठीक है ना, बैंगनी, थोड़ा सा क्या कह देंगे, पर्पल कलर भी बोल देते हैं, कुछ इस तरह का हो जाता है। ठीक है बेटा, तो मैं क्या देखता हूँ, जब मैंने 100 ml में मात्रा डाली है KMnO4 की, मात्रा डालने पर मुझे पूरा विलयन कलर्ड दिखाई दे रहा है। तो अब मैं धीरे धीरे करना क्या चाहता हूँ, मैं नेक्स्ट फिर पात्र के अंदर से इसके अंदर से पात्र को थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ, पदार्थ को पात्र में, और नेक्स्ट पात्र में क्या करता हूँ, मैं पदार्थ बनने के बाद फिर और पानी मिलाता हूँ। तो मैं क्या देखता हूँ, पानी बार बार मैं पात्रों में बदलता जाता हूँ, क्या करता जाता हूँ, इसको विलयन को अलग अलग पात्रों में बदलता जाता हूँ। फिर एक और पात्र में ले लेता हूँ, उसमें ले लेता हूँ इसका कुछ विलयन, और फिर और वाटर मिलाता हूँ। तो बेटे मैं क्या देखता हूँ कि जिस प्रकार से मैं पात्र बदलता जाता हूँ तो और उसमें पानी मिलाता जाता हूँ, तो मेरे विलयन जो था पहले गहरा रंग था, उसका गहरा रंग से धीरे धीरे रंग फीका होने लगेगा, लेकिन कलरलेस नहीं होगा, जिससे मुझे पता चलता है कि मैं बार बार उसमें नया पानी मिलाता जा रहा हूँ, पदार्थ को अलग करता जा रहा हूँ। मतलब समझ रहे हैं ना? मेरे कहने का मतलब क्या है, जो पदार्थ मैंने घोल लिया है उसमें से थोड़ा पदार्थ निकाला, दूसरी कटोरी में डाल लिया या पात्र में डाल लिया, फिर तीसरी में डाल लिया। ठीक है ना, ऐसे डालता जाऊंगा बार बार। ठीक है, पहले जो घोला उसको निकाला, दूसरे पात्र में डाला और पानी मिलाया, रंग फीका हुआ, उसमें से फिर निकाला थोड़ा पदार्थ हमने नाप के, फिर अगले पात्र में डाला और पानी डाला, उसका रंग गायब हुआ, लेकिन कलरलेस अभी तक नहीं हुआ है, जिससे ये सिद्ध होता है बेटे कि मेरे पदार्थ के कण क्या होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैं अगर बात करता हूँ, अगर मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझ के चलता हूँ इसका, ये एग्जाम्पल तो मैंने आपको ही बताया, ये एक्टिविटी से मैच खाता है बेटे आपकी से। नेक्स्ट एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ। अगला एग्जाम्पल, अगर मैं पात्र ले लेता हूँ और बेटे इस पात्र में मैंने वाटर लिया है, क्या लिया है? वाटर लिया है, और वाटर लेने के बाद मैं जल ले लेता हूँ, वाटर मतलब जल, और उसमें मैं थोड़ा क्या मिलाता हूँ भैया? नमक मिलाता हूँ। क्या मिलाता हूँ बेटे? नमक मिलाता हूँ। तो जैसे ही मैं इसके अंदर नमक मिलाता हूँ तो नमक मिलने पर आपने देखा कि थोड़ी देर बाद नमक कहाँ गायब हो जाता है, मुझे पता नहीं चलता है। क्या आपको पता चलता है? नहीं पता चलता है। तो उसके कण इतने छोटे होते हैं कि वो जब इकट्ठा होते हैं तो मुझे दिखाई देते हैं, पानी में घुलने के बाद कुछ नहीं दिखता है। अर्थात मैं कह सकता हूँ पानी जो होता है उनके बीच में, पानी एक द्रव्य की अवस्था है, और इसके बारे में मैं अभी आगे चर्चा करूँगा। जल जो है वो क्या है भैया? मेरा द्रव्य की अवस्था है, और जल के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो थोड़ा कम होता है, और उनके बीच में थोड़ा रिक्त स्थान होता है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, उनके अंदर मेरे ठोस के कण क्या कर जाते हैं भैया? एंटर कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है ना? तो उसी प्रकार से मैं आपको बता रहा था क्या? द्रव्य का या पदार्थ का भौतिक स्वरूप। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, इसी के आधार पर मेरा पॉइंट बनता है अगला, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अच्छा, क्या होते हैं? ठीक है बेटे, इनकी भी मैं एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपको समझा के चलूँगा, ध्यान से समझ के चलना। तो पहला कहता है वो, पदार्थों के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। बिल्कुल सही बात उसने बताई, क्योंकि मैंने जो अभी यहाँ पर क्या लिया था बेटा? वाटर लिया था या जल लिया था, और जल में जो नमक के मैंने कण डाले थे, तो मेरे नमक के कण थोड़ी देर तो मुझे दिखाई दिए, और मैंने जैसे ही उसके अंदर क्या डाल के भैया? कोई
वाटर की मात्रा मैं कितनी भी ले सकता हूँ, 100 ml ले सकता हूँ, वो कोई ऐसी बात नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके देख सकते हैं। ठीक है, मैंने एक कांच की एक रोड होती है मेरे पास, जब लैब के अंदर होती है, मैं उससे इसे डिज़ोल्व कर देता हूँ, घोल देता हूँ, और घोलने के बाद थोड़ी देर के अंदर मैं क्या देखता हूँ, मेरा नमक वाटर के अंदर जो मैंने डाला था वो नहीं दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पदार्थों के कण के बीच जो होते हैं वो स्थान होते हैं, लेकिन याद रखना वो डिपेंड करते हैं पदार्थ की अवस्था पे बेटे। वो अवस्था अभी हम आगे जानेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि पदार्थ की किसी अवस्था में ऐसा भी होता है, स्पेस बहुत कम भी होता है बेटे। क्या होता है, स्पेस बहुत कम भी होता है। चलो नेक्स्ट टर्म्स कहता है मेरा, पदार्थों के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थों के कण क्या होते हैं भैया, निरंतर गतिशील होते हैं। और गतिशील होने का कारण क्या होता है बेटे, उनका उनमें गतिज ऊर्जा। ठीक है बेटे, गतिशील होते किसके कारण हैं, गतिज ऊर्जा के कारण होते हैं। और गतिज ऊर्जा बेटे ये भी ध्यान रखना, गतिज ऊर्जा ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। देखो गतिज ऊर्जा कैसे बढ़ती है, अब इसका पता मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आप लोगों ने देखा है जब हम लोग घर पर धूप बत्ती जलाते हैं तो बेटे धूप बत्ती जलाते ही हम क्या देखते हैं, सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है, बाहर तक चली जाती है। ठीक है ना, क्योंकि जब धूप बत्ती जलती है तो उसमें गतिज ऊर्जा पैदा होती है, ताप बढ़ता है तभी तो जलती है, तो ताप बढ़ेगा वहाँ पर। तो उसी प्रकार से कण दूर को क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर धूप बत्ती नहीं जलती है तो उसकी खुशबू अगर आपको रखी दिखाई दे रही है तो क्या दूर से आ जाएगी, नहीं आएगी बेटे। उसकी खुशबू सूंघने के लिए आपको धूप बत्ती अगरबत्ती के पास जाना पड़ेगा, नाक के करीब लाना पड़ेगा, तब आप बताओगे इसमें खुशबू आती है। चलो एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ भाई, ध्यान रखना। कुछ बच्चे कार्टून देखते हैं मोटू पतलू, वहाँ पे एक शब्द आता है खुशबू, देखते ना, वो समोसे की खुशबू मतलब दूर तक खींची जाती है। मतलब उसका मतलब क्या होता है बेटे, जब हम खाना बनाते हैं, कोई भी चीज़ पकाते हैं, तो पकाने पर होता क्या है, खाना बनने पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा क्या होती है भैया, उसमें बढ़ती है। और बढ़ने के कारण क्या होती है, जो गर्म भोजन होता है, गर्म खाना होता है बेटे, उसकी खुशबू दूर तक जाती है। ठंडे खाने की खुशबू ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है, लेकिन गर्म खाने की खुशबू दूर तक जाती है, जिसका कारण भैया यही होता है, क्या भैया, कणों की गतिज ऊर्जा। तो मैंने बताया पदार्थों के कण निरंतर क्या करते हैं भैया, गतिशील होते हैं, जिसके कारण इनमें गतिज ऊर्जा होती है। और गतिज ऊर्जा ताप बढ़ने पर बेटे क्या होती है भैया, बढ़ती है। ये बात क्लियर भाई। चलिए नेक्स्ट तीसरा टर्म्स में लेके चलता हूं कि जब दो पदार्थों को या तो भिन्न भिन्न पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो उनके मिलने की क्रिया को मैं क्या बोलूँगा, मिलने की दर को बोलता हूँ मैं बेटे विसरण। और याद रखना विसरण की दर जो होती है वो ताप बढ़ने पर बेटे बढ़ती है। ठीक है, चलो इसका उदाहरण भी हम लोग समझ के चलते हैं। विसरण की दर मतलब मान लो आपके पास दो क्या है, ये पात्र हैं। ठीक है बेटे, इसमें भी जल है और इसमें भी जल है। इसमें कैसा जल है मेरा, गर्म जल है। इसमें मेरा कैसा जल है भैया, ठंडा जल है। ठीक है बेटा, और मैंने क्या काम किया है, लगभग कितने ml ले लेता हूँ मैं, 100 ml इधर ले लेता हूँ और 100 ml इधर ले लेता हूँ। ये जल मेरा गर्म है, इधर क्या है मेरा ठंडा है। तो मैंने अभी KMnO4 की बात करी थी, मैं यहाँ पर एक क्रिस्टल डालता हूँ, किसका भैया, KMnO4 का, और एक क्रिस्टल में इधर डालता हूँ KMnO4 का। ठीक है, और अब मैं दोनों विलयनों का परीक्षण करता हूँ, तो इन दोनों विलयनों का परीक्षण करने पे मुझे क्या मिलता है कि जो मेरा गर्म जल वाला विलयन है उसमें मुझे क्रिस्टल तेजी से क्या घुलता दिखाई देगा, फैलता दिखाई देगा, किसके अंदर भैया, द्रव के अंदर। और जो मेरा ठंडा जल है उस ठंडे जल में मुझे कुछ देरी से फैलता हुआ दिखाई देगा। तो जिससे मेरा ये पॉइंट क्लियर हो जाता है क्या, कि विसरण की दर भैया ताप बढ़ने पर क्या होती है बेटे, बढ़ती है। बात समझ में आती है। चलिए नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ आगे। दूसरी बात मैं और बता देता हूँ आपको, विसरण की दर के लिए आप लोग जब क्या करते हैं, किसी पदार्थ को घोलने का काम करते हैं, क्या करते हैं, घोलने का काम करते हैं, तो वहाँ पर देखा होगा आपने, जैसे कि आप चीनी से बक्खर बनाते हैं, तो बक्खर बनाते समय क्या करते हैं, ताप देते हैं, उसको देते हैं ना। क्या ठंडे पानी में चीनी घोलकर बक्खर बना सकते हैं क्या, हलवाई करता है ना, नहीं बना सकते बेटे। तो उसी प्रकार से याद रखना, ताप बढ़ने पर विसरण की दर बढ़ती है। तो मैंने यहाँ पर दिखाया है दो भिन्न पदार्थों का अपने आप मिलना क्या कहलाता है बेटे, विसरण कहलाता है। और पदार्थों को गर्म करने पर विसरण की दर क्या होती है बेटे, बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट,
आगे मैं बात करता हूं पदार्थों के जो कण होते हैं। अगला पॉइंट मेरा कहता है पदार्थों के कण एक दूसरे को क्या करते हैं भैया, आकर्षित करते हैं। कैसे जाना, चलो इसको भी जानने के लिए मैं नेक्स्ट पॉइंट लाता हूं अपना, छोटा सा इधर ही दिखा देता हूं। चलो यहां पर दिख रहा है, मान लो ये मेरा पात्र है, ये कटोरी मैंने मान ली है। क्या मान लिया बेटे मैंने, कटोरी मान ली है। और इस कटोरी को मानने के बाद मैं क्या करता हूं, इस कटोरी में मुझे क्या करना है, वाटर लेना है। क्या लेना है बेटे, वाटर लेना है। और वाटर लेने के बाद मैं क्या करता हूं, उस वाटर के अंदर अपनी उंगली से उस जल को काटने की कोशिश करता हूं। तो मैं जैसे ही उंगली को अंदर डालकर चलाना शुरू करता हूं बेटे, तो मुझे पता क्या दिखाई देता है, जितनी उंगली मेरी आगे बढ़ती जाती है जल उसके पीछे ऐसे ही दिखाई देने लगता है। इसका मतलब क्या है, जल क्यों नहीं मैं काट पा रहा हूं जैसे मैं सेब को काट देता हूं चक्कू से, ऐसे जल को क्यों नहीं काट पा रहा हूं बेटे, सिर्फ इसी कारण नहीं काट पा रहा हूं। उसका कारण क्या है कि पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ध्यान रखना, ये बात आपको मैंने बताई है। इसके बारे में भी मैंने कहा, वो आकर्षण कितना प्रबल होता है, कितना दुर्बल होता है, वो डिपेंड करता है बेटे किस पर, द्रव्य की अवस्था पर। ठीक है, तो ये थे मेरे भैया क्या, पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। तो चलिए भाई इनका स्क्रीनशॉट मारिए। आगे मैं चर्चा करूंगा भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण की। ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलता हूं। ठीक है, भौतिक वर्गीकरण और किसके, रासायनिक वर्गीकरण के साथ। तब तक भाई अच्छे से पढ़ना। ठीक है भाई, थैंक यू।